दोस्तों नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। पायलट के ये शब्द 10 मिनट बाद बोले जाने हैं, लेकिन हम आपसे उस रिपोर्ट का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आपको अपनी पेटी बांधनी होगी, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस होगा और आपके जहन में कई सवाल उठेंगे। क्या भारत की राजनीति वाकई एक ऐसी दिशा में जा चुकी है जहां पर जब चाहा जिसे चाहा गिरफ्तार कर लिया? क्या वाकई राजनीति की ऐसी दिशा है जब चाहा जिसे चाहा जहां चाहा पूछताछ के लिए बुला लिया, जब चाहा जिसे चाहा उसके शब्दों पर आपत्ति करके उसे नोटिस थमा दिया, और जब चाहा जैसे चाहा जिस रूप में चाहा कानून का हवाला देखकर दर्जन भर धाराओं के तहत एफआईआर ठोक दी, और इस देश के किसी भी कोने में जहां पर सत्ता की अपनी सत्ता है वहां पर एक थाने में एफआईआर दर्ज हो और राज्य की पुलिस सक्रिय हो जाए और वहां से उड़ान भर के वह कभी गुजरात तो कभी दिल्ली पहुंच जाए और जिसे चाहे उसे उठा ले और वहां से निकलकर दोबारा पूछताछ की दिशा में ले जाए, क्योंकि सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं है। यह नई राजनीति है। इस राजनीति से कैसे भिड़ेंगे, क्योंकि हवाई जहाज के भीतर जो पुलिस घुसी वो नजरों से देख रही है कि कौन है कांग्रेस का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसका नाम पवन खेड़ा है। टेलीविजन पर हर दिन शाम में नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के नाम के साथ कैसे जोड़ दिए जिस शब्द को लेकर समूची दुनिया में हंगामा मचा हुआ है कि दरअसल शेयर बाजार में वह जिस वैल्यूएशन के आसरे अरबपति खरबपति और दुनिया की कतार में सबसे रईसों की सक्ष में दूसरे नंबर पर आ गए थे, आज तो वो 25 पार हैं। लेकिन इस गलत वैल्यूएशन के रखने वाले शख्स को दुनिया भर के बैंकों ने अब पैसा देना बंद कर दिया है। भारत के शेयर बाजार में उसके शेयर गिरते चले जा रहे हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम के साथ कैसे जोड़ा जाए? और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के भीतर जब शोर मचा, उसी शख्स का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा गया, तो उपराष्ट्रपति या कहें राज्यसभा के स्पीकर ने जांच कमेटी बैठा दी और 12 सांसदों के खिलाफ जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट चंद दिनों बाद देगी। यह एक ऐसी राजनीति है जिसमें दोबारा आपको हवाई जहाज के भीतर भी लिए चलते हैं और आप पेटी बांधे रखिए, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस आपको महसूस दिमागी तौर पर भी होने वाला है। क्योंकि इस देश में 7 बरस पहले रात के अंधेरे में एक जहाज ने उड़ान भरी थी। वह 11 भारी भारी बैगों के साथ दिल्ली के ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचा था। 11 बैग थे उसके पास। रात के 1:30 बजे जहाज को उड़ना था। तकरीबन 12:30 बजे वो शख्स हवाई अड्डे पहुंच गया था। इस देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया उस पर कर्ज था, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। उसका नाम विजय माल्या था। मार्च 2016 का हम जिक्र कर रहे हैं और 7 बरस बाद आज की तारीख में फरवरी 2023 पवन खेड़ा को खोज करते हुए पुलिस पहुंची और पूछा, आपका सामान कहां है? उसकी जांच करनी है। पवन खेड़ा ने कहा, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ हैंडबैग है। पुलिस ने कहा, अच्छा सामान भी नहीं है, तब आप नीचे चलिए, डीसीपी साहब आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा, क्या बात करेंगे, बताइए तो सही। उन्होंने कहा, हम नहीं बता सकते, आपको नीचे चलना होगा। जहाज उड़ान भरने वाला है। 11:45 का वक्त है और 11:32, 33, 34 मिनट हो चुके हैं। जहाज रुक गया। कांग्रेस के तमाम नेता जो रायपुर जा रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए, उस जहाज के नीचे आकर बैठ गए। ये वो तस्वीर है। जहाज पीछे है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, नारे लग रहे हैं। यह टर्मिनल 1 का दृश्य है। दोपहर 11:30 के बाद का दृश्य है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों की जा रही है नहीं बताएंगे, कौन से आरोप हैं नहीं बताएंगे, वह सब कुछ दस्तावेज में दर्ज है। बहुत सारी तस्वीर आपकी आंखों के सामने इस टर्बुलेंस में दिखाई जाएगी, लेकिन जरा इस घटना को और ब्यौरेवार तरीके से समझिए। असम के भीतर एक जिले के एक जगह पर, दीमापुर का जो केस है, दीमापुर में एक हाफलोंग नाम की एक जगह है।
हाफलॉन्ग के भीतर बहुत कम लोगों की तादाद है। जहां पर एक थाना है वहां एक एफआईआर दर्ज होती है। असम पुलिस कहती है अच्छा कम्युनल डिस्टरबेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा इतना बड़ा मसला है। और इसके ठीक समानांतर एक दिन और पहले यानी परसों लखनऊ और कानपुर में भी, लखनऊ और बनारस में भी इसी तरीके के केस दर्ज किए जाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया पवन खेड़ा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के नेता हैं। तो जहाज उड़ान भर रहा है नेताओं को लेकर, क्योंकि कल से वहां अधिवेशन है और अधिवेशन के भीतर आने वाले वक्त में 2024 को लेकर बिसात बिछनी है कि राष्ट्रीय राजनीति में अब 2024 के चुनाव का सामना कैसे किया जाए और उसी के मद्देनजर अलग अलग तबकों को कैसे प्रभावित करना है, उसकी एक अलग अलग कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन दोबारा लौटिए इसी जहाज के भीतर में, इस जहाज को रोक दिया गया। इंडिगो ने कहा जहाज उड़ान नहीं भरेगा, जो जाना चाहते हैं उनको दूसरे जहाज से हम रायपुर पहुंचाएंगे। लेकिन इस जहाज को रोक दिया गया। 7 साल पहले विजय माल्या का जहाज दिल्ली के हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुआ था, वो जेट एयरवेज था। जानकारी सबको थी क्योंकि एक दिन पहले पार्लियामेंट के भीतर उस दिन नजर आए थे विजय माल्या देश के मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ, लेकिन उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज की तारीख में 7 बरस के बाद राजनीति इतनी तीक्ष्ण हो गई कि कुछ भी सुनने की स्थिति में पुलिस नहीं, और पुलिस ने गिरफ्तार करके असम पुलिस की मौजूदगी में वहां के लोकल कोर्ट, जो द्वारका का कोर्ट है, वहां इजाजत मांगी कि हम इनके मेडिकल करा के आपके सामने रखेंगे। लेकिन झटके में सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो गया। कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के 3 जजों के साथ वहां पर बैठ गए। 15 मिनट के भीतर उन्होंने कह दिया और नोटिस थमा दिया उन दोनों राज्यों को जिन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी हुई थी कि हम ये आरोप के तहत आपकी गिरफ्तारी करने आए हैं। उसमें एक प्रधानमंत्री के नाम के बीच में पिताजी के नाम के अलावे गौतम अडानी का नाम दरअसल दर्ज कर दिया गया था। इसी बात की आपत्ति के मद्देनजर जो धाराएं लगाई गई उसमें 153A माहौल बिगाड़ना, 153B देश की एकता पर चोट, धारा 500 मानहानि, 504 अपमानित करना, 505(1) फर्जी तरीके से खबर को बताना, 505(2) समुदायों में दुश्मनी पैदा करना, 120B आपराधिक साजिश करना। और ये तीनों फहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं मंगलवार तक और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। बेल के लिए ये दोबारा कोर्ट में दरखास्त करें और अब मंडे को सुनवाई होगी, यानी तब तक नहीं। लेकिन सवाल उससे पहले कई चीजें एक के बाद एक खुलती चली गई। जो आरोप लगे वह एक नाम और एक शब्दों के आश्रय कितने बड़े आरोप लगाए जा सकते हैं। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह और जस्टिस PR नरसिम्हा, ये तीनों बैठे और तीनों ने एक क्षण नहीं लगाया इस बात को कहने में कि अंतरिम जमानत दी जा रही है। लेकिन सवाल मैसेज क्या है? सवाल है इस देश के भीतर का मैसेज क्या वाकई ऐसा हो चला है जिसमें सत्ता को अपने खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है? और अगर इस राजनीति के दायरे में अब कांग्रेस के अधिवेशन को कोई परखना शुरू करेगा तो वहां से क्या निकलेगा, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन दोबारा लौटिए उन परिस्थिति में जब इस देश के भीतर में कितनी गिरफ्तारी, शब्दों को लेकर कितने आरोप। जिग्नेश मेवाणी गुजरात में गिरफ्तार किए गए थे, वो असम ही ले गए थे। तो असम एक ग्राउंड जीरो नए तरीके से खड़ा हुआ है। हालांकि देखिए FIR दर्ज तो उत्तर प्रदेश में भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय नहीं हुई तुरंत, जबकि दिल्ली सटा हुआ है। असम की पुलिस आई, जिग्नेश मेवाणी को भी वो ले गई थी, वहां पर कोकराझार कि जेल में जाकर उन्होंने रखा था और जब अदालत ने वहां से जमानत दी तो एक दूसरे मामले में कर दिया था और मसला एक ट्वीट का था और वो गुजरात के विधायक थे। याद कीजिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन जब हुआ था तो एकनाथ शिंदे जब उड़ान भरने निकले तो वह गुजरात से होते हुए यानी मुंबई से निकले, पहुंचे गुजरात और वहां से उड़ान भर के वो कहां चले गए? सीधे असम चले गए। तो असम एक नया ग्राउंड जीरो है इस देश के भीतर में। और यह कहने से हिचक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी से
5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 3 दिनों में 20 घंटे तक पूछताछ हुई। चंद दिनों पहले एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के गीत को लेकर, जो लोकगीत की शक्ल में समाज के भीतर के मवाद पर सवाल खड़ा करता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता है, गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़ा करता है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और नोटिस उनके ससुराल में और फिर दिल्ली आकर उन्हें थमा दिया गया। अब आप कल्पना की शुरुआत कीजिए यहीं से कि जब आपके जहन में यह आ रहा है कि अगर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई होती तो उन्हें हाफलॉन्ग ले जाया जाता, जो दीमापुर में आता है, और ठीक उसी तरीके से जैसे जिग्नेश मेवानी को बारपेटा और गोलपाड़ा से होते हुए कोकराझार की जेल में जाना पड़ा था। और इन सब के बीच एक क्षण के लिए टर्बुलेंस को ठहराइए और याद कीजिए क्यों विजय माल्या उड़ान भर गए, क्यों नीरव मोदी यहां से निकल गए, क्यों वो तमाम लोग एक के बाद एक जो बैंकों से पैसा इस देश की संपत्ति पर चूना लगाकर कर्जदार होकर इस देश को छोड़ जाते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती है। और फिर लौटिए इस परिस्थिति के भीतर जब कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीतिक तौर पर अब सक्रिय कैसे होना है, इसका फैसला उसको अधिवेशन में करना है। और अधिवेशन को लेकर कोई बहुत उल्लास इस देश की जनता के भीतर नहीं, और कांग्रेस के कैडर के भीतर भी बहुत सारे सवाल। लेकिन सरकार ने मौका दे दिया कि अब राजनीति बड़ी तीखी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर बड़ा तीखा होगा, और आने वाले वक्त में कांग्रेस के किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। क्या यह सब कुछ यही बात है? जी नहीं। दरअसल भारत के भीतर की परिस्थितियों ने पहली बार एक सवाल खड़ा किया है। जिस देश के भीतर की राजनीति अर्थव्यवस्था को अपना हथियार बना ले, इस देश के सामरिक महत्व को भी अपने औजार के तौर पर ले ले, वैदेशिक नीति को भी राजनीतिक तौर पर खेलने लगे, और जब G20 की अगुवाई हो रही है तो उसमें भी कमल का फूल दिखाकर पार्टी के प्रचार में लग जाए, और इन सारी परिस्थितियों से जनता के सरोकार बिल्कुल ना हो, यानी राजनीति का एक लहराता हुआ झंडा हो, तब सवाल है इस देश के भीतर में मुद्दों की उफान जब शुरुआत होगी तो क्या यह कांग्रेस का अधिवेशन कोई बड़े निर्णय ले पाएगा? वैसा निर्णय जो निर्णय पदयात्रा को लेकर लिया गया, और इस देश की जनता देखती रह गई कि एक व्यक्ति ऐसे निकला जो निकल नहीं सकता था, उसने अपनी पूरी छवि को बदल डाला, और उस छवि पर चोट करने की स्थिति में अब सत्ता नहीं है। इस दौर में पहली बार देखा गया कि दुनिया के सबसे रईस शख्स में शुमार गौतम अडानी का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है, तो राज्यसभा में सवा घंटे तक नारे, सवा नहीं 1.5 घंटे तक नारे लगते रहे, और इन सब के बीच भी प्रधानमंत्री बोलते रहे, और आखिर में उन्होंने यही कहा 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं और वही मेरे कवच हैं। तो राजनीति धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, लोगों से जुड़ रही है। वो राहुल की पदयात्रा हो या प्रधानमंत्री का 140 करोड़ लोगों को जिक्र कर कर खुद के लिए कवच बताने का तरीका, देश की जनता सब देख रही है। उसे पता है वो जिन हालातों में जी रही है, उन परिस्थितियों के भीतर राजनीतिक सत्ता के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और विपक्ष की राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो चुनाव जीत सकती है। तो जनता क्या करे? जनता इन परिस्थितियों को देखते वक्त हो सकता है बहुत कुछ इस बात को लेकर महसूस कर रही हो कि 2024 के लिए कोई बिसात तो बिछे। बिसात, ध्यान दीजिए, कई दृष्टि से बिछ रही है। पहली बिसात उस इकोनॉमिक मॉडल की है जो पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी को मदद कर रही थी। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर, कॉरपोरेट फंडिंग से लेकर, शेयर बाजार के खेल से लेकर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैंकों द्वारा जो पैसा दिया जाता है कॉरपोरेट, उसको लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस कंपनी को दुनिया के अलग अलग देशों में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस पर सरकार की भूमिका को लेकर, वहां पर सेंध लगी है, वहां पर पहली चोट पड़ी है। दूसरी बात, इस देश के भीतर में राजनीति साधने के लिए जो ध्रुवीकरण किया जाता है, वो चाहे हिंदुत्व के नाम पर हो, चाहे ओबीसी या जातीय समीकरणों के नाम पर हो, वह हो सकता है युवाओं के नाम पर हो सकता है महिलाओं के नाम पर हो सकता है इस देश के बुजुर्गों के नाम पर हो सकता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो दिया जा रहा है सरकार के जरिए उसके जरिए हो।
लेकिन देश गायब है वोटों का ध्रुवीकरण करके अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने की सोच चल रही है। संयोग से 9 बरस बीतने की स्थिति में जनता के जहन में इतने सवाल हैं कि अब उन सवालों का जवाब सत्ता देना नहीं चाहती है, तो वह चीजों को दाएं बाएं करेगी ही, चीजों को भटकाएगी ही। और इस भटकाव में भी सेंध लग गई क्योंकि लोग जान गए हैं। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता ने जो चकाचौंध का आवरण दिखलाया बार बार, चाहे वो 5 ट्रिलियन का जिक्र हो रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोकप्रियता का जिक्र हो, विश्व गुरु बनने का जिक्र हो, या फिर इस देश में 5 किलो मुफ्त अनाज देने का ऐलान हो, या रशिया के साथ तेल की खरीदारी को लेकर दुनिया को यह बताने की सोच हो और भारत को बचाने की सोच हो कि हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसे भी जनता महसूस कर रही है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि कांग्रेस एक बड़े विपक्षी राजनीतिक दल के तौर पर है और अडानी अंबानी का नाम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, राहुल गांधी ने लिया जो कांग्रेस के चेहरा हैं। और उसी नाम पर जब सेंध लगी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, तो सवाल कांग्रेस सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों के जहन में यह सवाल आने लगा। दूसरा सवाल इस दौर में यह भी निकल कर आया कि जब सीधे हमले अगर आप कर रहे हैं और खुले तौर पर आपने जानकारी दे दी कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जा रहे हैं, वो हर प्रीमियर जांच एजेंसी हो या पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, इसको भी जब राजनीतिक तौर पर खुले तौर पर बोलने की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने किया। और इस प्रक्रिया के साथ, पदयात्रा के साथ जो संपर्क और सरोकार लोगों के साथ बने, उसमें इस देश की डेमोक्रेसी के जो 4 पाए हैं और उसमें 4th स्टेट की भूमिका निभाता हुआ मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह भी दरकता हुआ दिखाई देने लगा। यानी लोगों के भीतर उठते सवालों के साथ क्या कांग्रेस अधिवेशन अब खुद को जोड़ने को तैयार है? क्योंकि वह जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, वो लोगों के सामने इस रूप में उभर रहे हैं कि दरअसल इन्हीं वजहों से हमारे साथ जो स्थिति विकट हो रही है वह और मुश्किल में ना आ जाए। तो क्या वाकई इस अधिवेशन में इस तरीके की प्रक्रिया, पहले अडानी और हिडेनबर्ग का मसला और उसके बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश के भीतर जब चाहा जैसे चाहा छापा मार लीजिए, जब चाहा जैसे चाहा किसी को भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए, जब चाहा जैसे चाहा कानून का हवाला देकर सरकारी एजेंसी को सक्रिय कर दीजिए, उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए। और जब अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो वहां ईडी की भूमिका क्या रही, किस रूप में रही, किसकी गिरफ्तारी हुई, वो कौन से दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों को पाना चाहती थी, वह कौन सी पूंजी है, कितनी बड़ी पूंजी है जो कि कोयला लेवी के जरिए कमाई हो रही थी, वो कौन से तौर तरीके हैं, बताया नहीं गया, सिर्फ छापा मारा गया। और हर वक्त में उस स्टेट के भीतर अगर घुसकर पुलिस और जांच एजेंसी काम करती है जो कि बीजेपी की ना हो, तो मसला बहुत साफ है, ये एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर एजेंसियों का दुरुपयोग तो नहीं है। और यही प्रक्रिया बड़ी होते होते इलेक्शन कमीशन तक अगर पहुंच गई और खुले तौर पर अब शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों, यानी महाराष्ट्र के नेता हों, अगर खुले तौर पर कहें कि यह दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला हो रहा है और सरकार इसके लिए तैयार बैठी हो कि हम दरअसल मैसेज देंगे और मैसेज दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में बीबीसी भी आएगा, हिडेनबर्ग भी आएगा, दुनिया भर के बैंकों द्वारा आपको पैसा नहीं दिया जाना भी आएगा। एक तरफ ग्रीन एनर्जी का जिक्र और दूसरी तरफ कोयला की खदानों में उसी का पैसा रोटेट करके लगाने का जिक्र भी आएगा। और ये सारी कशमकश राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द का ताना बाना जो बुन रही है, क्या उसने आज के वक्त में जब गिरफ्तारी और हवाई जहाज का रुकना हो गया और उसके बाद कांग्रेस के नेता जब वहां पर बैठ गए, तो यह पहली बार है कि किसी को हवाई जहाज से उतारा गया, हवाई जहाज की उड़ान रुक दी गई और कुर्सी की पेटी बांधने का ऐलान पायलट नहीं कर पाए। इस उड़ान को रोकने का मतलब क्या 2024 में बीजेपी को अपनी उड़ान को लेकर कहीं खतरा महसूस तो नहीं हो रहा है, या उसके लिए यह खतरे की घंटी तो नहीं है? क्योंकि बार बार जिक्र एक ही होता था कि यह 56 इंच है और आपको डरना चाहिए।
ये मैसेज सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, कहीं कॉरपोरेट के सामने, कहीं इस देश के इन्वेस्टर्स के सामने, कहीं इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने, कहीं डायमंड मर्चेंट्स के सामने, कहीं रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के सामने, कहीं भी ये मैसेज किसी भी रूप में जर्नलिस्टों के सामने, सोशल वर्कर के सामने, वकीलों के सामने, और हो सकता है आपके जहन में कोलेजियम और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसका जिक्र सरकार कर रही है एनजेएसी का, उसको लेकर भी आपके जहन में यह सवाल उठ रहा हो। तो एक नए तरीके की राजनीति में कौन सा पाठ मौजूदा वक्त में महत्वपूर्ण है, तो आखिर में 3-4 सवाल, और इन 3-4 सवालों के साथ 3-4 नई परिस्थितियां। पहली परिस्थिति, जो आर्थिक बुलबुला खड़ा हुआ था वो 2024 से पहले फूट गया है। जो वैदेशिक नीति और उसके जरिए लोकप्रियता का पैमाना था वह 2024 के चुनाव से पहले खत्म हो चला है। जो भारत के भीतर की आर्थिक संपन्नता थी, वो 5 किलो अनाज हमेशा मिलता रहेगा, इस पर आकर टिक गई है। और आखिरी परिस्थिति, जो अभी तक 4 पाए डेमोक्रेसी के खोजने निकलते हुए डेमोक्रेसी गायब है इसका ऐलान करते थे, अब उसका खुला नजारा वह पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के साथ नजर आया। लेकिन इसका एक आखिरी मंत्र भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेयर बनने से बीजेपी का रोक दिया, यह कोई भी कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में शेयर बाजार की जांच करने वाली कमेटी के नाम लेने पर रोक दिया, और उसके बाद वो खुद जांच करेगी, इसका मैसेज क्या है, कोई भी कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने असम तक पवन खेड़ा को ले जाने से रोक दिया, अंतरिम जमानत दे दी, यह कोई भी कह सकता है। यानी इस देश में लोकतंत्र के 4 पिलर्स में से कोई भी एक पिलर अगर जाग गया तो फिर मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता और उसकी राजनीति को लेकर जो सवाल है वो सवाल नहीं होंगे। इसीलिए हर पिलर को अपनी भूमिका, अपने काम को समझना चाहिए, लेकिन नई दृष्टि उस राजनीति में फूकती हुई जान के तौर पर नजर आ रही है जो अभी तक लगता था मरी हुई है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के सवाल ने नई जान उसी अधिवेशन में फूंक दी है। इंतजार अब उसी का करना होगा, वहां से क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।